मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सोशल स्टडीज़ इंटरेस्टिंग विद बलजीत कौर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कहानी है, मज़ेदार सी कहानी है। जब हाथ से बनी चीज़ें तैयार की जाती थी तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन मशीन्स की तरफ। ये कहानी है जब कभी 26% जीडीपी इंडिया की होती थी, तो वो उस समय में अगर हम दूसरी तरह से समझें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी, अगर पूरी दुनिया के पास 100 रुपये हैं तो इंडिया के पास 26 रुपये थे और बाकी सारे जो है वो पूरा वर्ल्ड बांटता था, यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहानी है जब हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज से शिफ्ट किया बिग इंडस्ट्रीज़ की तरफ। ये कहानी है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की डिक्लाइनाइजेशन शुरू हुई, यानी कि एक वो अमीर जीडीपी वाला देश जब बहुत कर्जे में पहुंच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी पढ़ने में आपको मज़ा बहुत आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके सब टॉपिक्स में आज हम जो कवर करेंगे वो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता है ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस कंट्री में हुआ और फिर धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में फैला, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिचुएशन कैसी थी वो जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रीज, बट इट्स डिफरेंट। इट्स नॉट प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्रीज। हम ऐसे देखेंगे, एक तरफ इंडस्ट्रीज की बात करें, दूसरी तरफ फैक्ट्रीज की बात करें। तो इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी ना, उसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन कहाँ से आएगी, फैक्ट्री से आएगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स मीन्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स। बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करें तो बिफोर फैक्ट्रीज सेटअप, जब इंडस्ट्रीज अभी सेटअप नहीं हुई थी, देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जाती थी। किसके लिए की जाती थी, फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है बिफोर फैक्ट्रीज देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन for international market, and the word which is used for this term is proto industrialization. आपने याद रखना है वर्ड क्या है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। आपने पीछे लेसन पढ़ा बच्चे, लेसन में क्या पढ़ा आपने, जो अभी पीछे हमने लेसन किया था तो उसमें हमने किया था ना, हिस्ट्री के लेसन में आपने बार बार पढ़ा, एक सिल्क रूट होता था। आपने पढ़ा चाइना और इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमीज थे, जो मैंने अभी आपसे बात भी की कि जीडीपी सबसे ज्यादा थी। तो उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं थी, यानी कि हम जब 17-18 सेंचुरी की बात करते हैं, इवन 19 सेंचुरी तक इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री था। लेकिन चक्कर ये था कि उस समय में भी आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं, आपने क्वेश्चंस भी लर्न किए, कॉटन एक्सपोर्ट होता था, स्पाइसेस एक्सपोर्ट होती थी इंडिया की, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सिल्क रूट ही नाम है ना। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन होती थी। तो वो प्रोडक्शन जो थी विदाउट इंडस्ट्रीज होती थी, वैसी जो प्रोडक्शन होती थी उसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बट उस समय में प्रोडक्शन लोग अपने फैमिलीज में करते थे, छोटी इंडस्ट्रीज होती थी, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ तक आपको सिर्फ इस पॉइंट्स में यही याद रखना है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाली जो सिचुएशन है उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो चैप्टर है आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें जो बात हमने की है वो दो चीज़ों की है। इसकी जो पूरी कहानी है ना, वो कहानी है ब्रिटेन की, और उसके बाद दूसरी कहानी है इंडिया की। कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उसके बाद ब्रिटेन एक प्रॉस्परस कंट्री बन गया, और कैसे जो इंडिया है वो डिक्लाइनाइजेशन की तरफ बढ़ गया। जब दुनिया, जो वर्ल्ड था
वो तरक्की कर रहा था, यानी कि दुनिया में जब बहुत इंडस्ट्रीज आ गई, डेवलपमेंट आ गई, तो उस समय में इंडिया का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। बात ये है कि आपको पता है, हमने पढ़ा है वास्को डी गामा वगैरह जो भी है, ये लोग क्यों आए? इंडिया की खोज कर रहे थे ना, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस थी, इंडिया में बहुत सारे मसाले थे जिनकी खोज में वो आ रहे थे, तो टेक्सटाइल्स थे। तो हुआ ये कि इंडियंस में एक और, हम जैसे हम जानते हैं, आप लेसन के शुरुआत में एक वर्ड दिया है ओरिएंट। ओरिएंट वो वर्ड है जो कि एशियंस के लिए यूज होता है, और स्पेशली जब हम इंडियंस की बात करें तो इंडियन फिलोसफी में ये कहा जाता है कि जो सन्यासी लोग होते थे ना, जो ऐसे कोई गुरु धारण कर लेते हैं या जो सन्यास धारण कर लेते हैं, उनके लिए समुद्र पार करना पाप समझा जाता है, यानी सी रूट वो नहीं, मतलब सी की यात्रा वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस मिथ को तोड़ा था विवेकानंद जी ने। लेकिन उससे पहले कोई समुद्र पार यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि कहाँ से जाना पड़ता था? शिप से जाना पड़ता था और सी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो इंडियंस बाहर निकले ही नहीं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सबसे पहले ब्रिटेन की बात इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही ब्रिटेन से हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, सिचुएशन क्या थी आप समझिए। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन it was a stage when large scale production took place in the absence of modern factories, यानी कि आजकल की जो फैक्ट्रीज है उस समय नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन तब भी थी। अब क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें? मेन पॉइंट क्या था? इसके बाद जो शुरू हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, तो एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। धीरे धीरे मैंने आपको जैसे बताया, हम घर में दुब के बैठे थे, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल, ये जो लोग थे, ये तो बाहर निकल रहे थे ना अपना ट्रेड फ्लरिश करने के लिए। तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड हुआ, जब ट्रेड एक्सपैंड होता है तो लोग क्या ढूंढते हैं? मार्केट भी ढूंढते हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से रॉ मटेरियल भी ढूंढने लगे। दूसरा क्या हुआ? उन्होंने स्टार्ट किया कॉलोनियल सेटअप, मतलब जो देश पीछे थे, जिनको कोई वर्ल्ड के साथ इतना रिलेशनशिप कम था, वहाँ पर लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन रिसोर्सेज की वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन देशों को अपनी, क्योंकि यहाँ पर इलिटरेसी भी थी, तो इनको उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया एशियन कंट्रीज में स्पेशली। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ गुड्स, ये क्यों बनाना शुरू किया? बिकॉज जैसे जैसे हमारा ट्रेड एक्सपैंड हो गया, पॉपुलेशन एक्सपैंड होने शुरू हुई, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, तो लोगों की चीज़ों के लिए डिमांड्स भी, जब गुड्स मैन्युफैक्चर जो हो रही थी, उनकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई। तो इस समय में क्या हुआ? देयर वाज ए सिस्टम दैट वाज कॉल्ड गिल्ड सिस्टम। ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। तो तब तक ये जो मर्चेंट लोग होते थे, ये सिटीज़ में या टाउन्स में गुड्स बेचते या खरीदते थे, लेकिन अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब क्या था, इन्होंने किस तरफ शिफ्ट किया? अगली जो सिचुएशन आई वो आई कंट्री साइड शिफ्ट। कंट्री साइड शिफ्ट से पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि ट्रेड गिल्ड्स क्या होती हैं। बच्चे, आप सिंपल भाषा में समझो तो आपके मोहल्ले में अगर 2 किराने की दुकानें हैं ना, ये जो ग्रॉसरी की जो शॉप्स होती हैं, तो ग्रॉसरी की शॉप्स हैं अगर 2, तो अगर तीसरी खुल जाती है तो जो पहले 2 होते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि ये दुकान यहाँ पे सेटअप नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से दिस वाज नेटवर्क ऑफ मर्चेंट्स। तो टाउन्स में ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ था कि ऐसे जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों की सीमेंट की दुकानें हैं, या 4 लोगों की कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी शॉप्स हैं उनकी, तो वो एक गिल्ड बना लेते थे अपने, एक संस्था जिसको कह लो या नेटवर्क कह लो, कि कोई बाहर का आदमी वहाँ आकर अपना काम नहीं चला सकता, मतलब नया मर्चेंट वहाँ नहीं आ सकता। तो इसलिए मर्चेंट्स ने सोचा कि हम किस तरफ शिफ्ट करते हैं, हम कंट्री साइड। अब आप पूछो कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, यानी कि टाउन से बाहर निकलना। वहाँ की सिचुएशन डिफरेंट थी। डिफरेंट ऐसे थी कि वहाँ पे एक तो पीजेंट्स पुअर थे, पुअर पीजेंट्स, एंड रिलेशनशिप विद मर्चेंट्स। मर्चेंट्स ने क्या सोचा कि ये जो पुअर पीजेंट्स थे, कुछ वहाँ की उनकी जो कंडीशंस ऐसी थी कि दे हैड टाइनी प्लॉट्स, उनके पास जो प्लॉट्स थे जिन पे वो काम करते थे, वो कैसे थे? वो बहुत छोटे थे प्लॉट्स, बिल्कुल ऐसे बड़ी मुश्किल से सब्सिस्टेंस फार्मिंग कह लीजिए, जिसे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, अपनी फैमिली
को भी वो अच्छी तरह से ब्रॉटअप नहीं कर पा रहे थे. मोर ओवर there was a condition that the lands which were previously the common lands, they were now banned. गवर्नमेंट ने, हमने लेसन पीछे भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने जो लोग एक इकट्ठे खेती करते थे या जो कॉमन लैंड्स थी वहाँ से ये अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते थे. ये वहाँ से जैसे अपना जो हे स्ट्रास जानवरों के लिए, अपने लिए लकड़ी वगैरह, ये चीज़ें वहाँ से इकट्ठा करते थे. बट जब उस चीज़ पे बैन लगा तो अब इनके पास ज़मीन कम रह गई तो इनका गुजारा थोड़ा मुश्किल से हो रहा था. ऐसी सिचुएशन को जो मर्चेंट्स थे उन्होंने फ़ायदा उठाया. मर्चेंट्स ने क्या किया, देखो एक गरीब इंसान है, उसके पास पैसे 100 रुपया, उसको 10 रुपया उसके पास नहीं है. उसको जब 100 रुपया किसी ने आके दिया, ये लो पैसे चाहिए, ये रख लो, पैसे रखे हैं तो आपको मेरे लिए ये मैं आपको मशीन भी देता हूँ. तो आपने क्या करना है, बस इसको कॉटन को बुन के इसको स्पिन करो और आगे मुझे वापस कर दो, इतने दिन का समय या इतना टाइम आपको इतना पैसा दिया जाएगा. तो वो खुश हो गए जो पुअर पीजेंट्स थे, क्योंकि उनकी इनकम जो थी ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी थी. तो दे गॉट डबल इनकम. डबल इनकम इन द सेंस कि एक तो वो अपना जो टाइनी प्लाट्स पे ही काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको इनकम तो आ ही रही थी. उसके साथ साथ जब मर्चेंट्स ने उनको पेमेंट्स करी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने गुड्स के लिए, तो उससे भी क्या हो गया, उनकी इनकम जो श्रंक थी वो डबल हो गई. तो राउंड अबाउट ये जो मर्चेंट्स थे जो गांव में, ये क्या करते थे विलेजेस में, ये खुद विलेजेस में नहीं रहते थे. दे सेटल्ड इन टाउन्स एंड दे प्रोवाइड वर्क टू विलेजर्स. तो उससे क्या होता था, और वो भी कैसे था, एक जो मर्चेंट होता था वो क्या करता था, जैसे 20-25 उसके हर लेवल पे वर्कर्स उसने रखे होते थे. जैसे सबसे पहले जो वो स्टैपलर से वूल लाता था तो उससे यार्न तैयार करने वाला अलग बंदा है, वो 20 लोग हैं जैसे. तो फिर वो जो यार्न जब तैयार हो गया तो फिर द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइंग और मेकिंग क्लॉथ, है ना. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रोसेसेस में होती थी. और ये काम जो था रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, और वो फिनिश प्रोडक्ट जो थे अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते थे, लंदन एज फिनिशिंग सेंटर. यानी कि इससे क्या हुआ, लंदन एक फिनिशिंग सेंटर बना. जो पूरा मर्चेंट्स जितने भी थे वो अपना सारा काम लाके फाइनली लंदन में उनको क्या किया जाता था, बिल्कुल मार्केट के लिए तैयार किया जाता था, फिनिश किया जाता था. दैट्स वाई लंदन इज कॉल्ड एज फिनिशिंग सेंटर. तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिना फैक्ट्रीज के बहुत सारी प्रोडक्शन होती थी. और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी, जैसे जैसे कॉलोनीज बनी, जैसे जैसे ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुई, गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई, तो शिफ्ट कहाँ हुआ, कंट्री साइड की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो गए लोग, मर्चेंट्स स्पेशली. तो फिर वहाँ पर लोगों को काम मिला. पीजेंट्स इस बात से भी खुश थे कि वो घर में ही बैठकर, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना घर माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा, वहीं से वो अपना खेत भी देख सकते थे और इनके लिए प्रोडक्शन भी कर सकते थे. खुद खेत का काम कर लेते थे, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपना बच्चों के ज़रिए वो ये वाला काम करवा, क्या मशीन पे बैठ के धागा ही बुनना था ना, आसान काम था, वो कर लेते थे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो फिर उसके बाद बात आती है, यहाँ तक तो था हमारा पिछली सिचुएशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने वाली थी. अब आ गया द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. अब फैक्ट्रीज जब आई तब क्या हुआ, कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो अर्ली फैक्ट्रीज जो है सबसे पहले जो आई, कहाँ पे आई मैंने आपको पहले ही बता दिया. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन. ये तीनों ही एक ही कंट्री के नाम हैं. ठीक है, तो आपको ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आप ले सकते हो. तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुई. ठीक है, तो क्या क्या 3 नाम बोले मैंने, ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा क्या बोला मैंने, ब्रिटेन बोल लीजिए, इंग्लैंड बोल लीजिए, यूके भी कहते हैं जिसको आजकल, यूनाइटेड किंगडम आजकल कहते हैं. ये स्टूडेंट्स, तो अर्ली फैक्ट्रीज डेट याद रखनी है 1730. पहली जो फैक्ट्रीज आई वो 1730 में आई. 18th सेंचुरी, जब तक 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो इन फैक्ट्रीज की जो मल्टीप्लिकेशन हुई, मल्टीप्लिकेशन मीन्स लगा बहुत सारी फ्लोरिश हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई.
नंबर मल्टीप्लाइड। तो इसी एरा को जब बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई तो उस एरा को कहा जाता है न्यू एरा ऑफ कॉटन। और जैसे ही इंग्लैंड में न्यू एरा ऑफ कॉटन आया वैसे ही इंडिया की डिक्लाइनाइजेशन शुरू हो गई, यानी कि इंडिया का जो जितना अच्छा कॉटन जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी हैंडमेड हैंड्स पर, वो जो खत्म इसी के साथ ही। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताऊं कि 1760 की जो डेट है, ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ कॉटन। मतलब पहली जो एग्जाम्पल हमारे पास है 1760 में ब्रिटेन ओनली 2.5 मिलियन पाउंड्स जो है इतना कॉटन इंपोर्ट करता था, दूसरे देशों से खरीदता था। इंपोर्ट होता है खरीदना, एक्सपोर्ट होता है बेचना। और 1787 आते आते इट वॉज अबाउट 22 मिलियन। देखो कहाँ कितना है 2.5 मिलियन और कहाँ 22 मिलियन, मतलब इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज मल्टीप्लाई हो गई। ब्रिटेन इतना ज्यादा कॉटन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने लगा, क्योंकि देखो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री लगी है, तो उसको वो चाहिए कॉटन डालोगे तो कपड़ा तैयार होगा ना। और इंडस्ट्री ऐसी चीज है जो फटाफट से एकदम से तैयार कर देती है ना। ज्यादा मतलब एक इंसान जो 4 मीटर, में ऐसे एग्जांपल में बताती हूँ, 4 मीटर कपड़ा बनाने में हो सकता है उसको 7 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए, लेकिन 400 मीटर कपड़ा फैक्ट्री एक ही दिन में काट देगी, काट के रख देगी, तैयार कर देगी, है ना। ये फर्क था। प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली इन्होंने कॉलोनीज से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो अंडरस्टूड बात है कि इससे क्या हो गया, बिल्कुल एक चेंज आ गई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। और ये चेंज कहाँ से आई, जब वो उन्होंने नई मशीन्स की इन्वेंशन हुई। तो वो नई मशीन्स, आर्कराइट ने सबसे पहले नई मशीन, ये मैं हिंट दे रही हूँ आपको, आर्कराइट ने पहली मशीन बनाई। ये जो आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हैंडमेड थिंग्स टू मशीन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक हैंडमेड प्रोडक्शन हो रही थी, तो फिर जैसे हम मशीन्स में शिफ्ट हुए, दिस वी विल स्टडी टुमारो। तो आज आपने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात हमने की, जिसमें हमने मेन बात की प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि कैसे बिना फैक्ट्रीज के भी बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होती थी। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि कैसे ट्रेड बढ़ने के साथ साथ, कॉलोनाइजेशन आने के साथ साथ कंट्री साइड की तरफ मर्चेंट्स शिफ्ट हुए और प्रोडक्शन उन्होंने कंट्री साइड से लेनी शुरू की, ब्रिटेन के कंट्री साइड वाले एरिया से। फिर हमने पढ़ा कि कैसे लंदन एक फिनिशिंग सेंटर बन के सामने आया, और लास्ट में हमने देखा कि हाउ इट अफेक्टेड द whole production system when factories came up. With this, today's lesson completes. We will meet tomorrow. Have a nice day, bachcho.